हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब यहाँ जान जान रहे हैं कि अभी हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारे सब्जेक्ट की को कवर कर रहे हैं। और फिलहाल हमारा एनसीईआरटी सीरीज में हिस्ट्री चल रहा है और हिस्ट्री में भी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग बेसिक टू एडवांस में पढ़ेंगे और अभी हमारा एक क्लास 6 का चल रहा है। इसके बाद हम लोग इसका एडवांस क्लास 12 में पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्लास 12 के बाद जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का बुक पढ़ेंगे वो होगा उपेंद्र सिंह की। उपेंद्र सिंह का बुक होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो बुक को प्रेफर करते हैं। तो हम लोग इस एक क्लास 6 को सुधारने के बाद में क्लास 12 के जो एनसीईआरटी का बुक आता है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए वो पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग उपेंद्र सिंह का बुक पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद में उस समाप्त होने के बाद में हम लोग मिडाइवल को शुरू करेंगे और उसको भी बेसिक टू एडवांस में पढ़ेंगे और इसके बाद में मॉडर्न को उसको भी ऐसे ही बेसिक टू एडवांस में पढ़ेंगे, तब जाकर दूसरे सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर 4 है, जो दे रहा है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ये आप लोग देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। एक बात हम आपको और बतला दे रहे हैं कि इसके पहले के जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस चैप्टर को देख लें और जाइए आप हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाकर विजिट कीजिए और प्ले लिस्ट के माध्यम से आपको सारे वीडियो सिस्टेमिकली ढंग से आपको प्राप्त होंगे। तो जाइए वहाँ पे एक्सेस कीजिए। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे चैप्टर के नाम यहाँ पर दिया गया है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसका सब टाइटल दिया है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। तो चलिए किसके बारे में दे रहा है कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में क्या है, कौन सा बुक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें हम सूक्त कहा गया है। तो जो ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं उन्हीं को हम लोग सूक्त कहते हैं। ठीक है। और सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया या फिर विभिन्न देवी देवताओं को स्तुति में रचे गए है, उसी को हम लोग सूक्त कहते हैं। तो सबसे पहले आपका यह मालूम होना चाहिए कि सूक्त किसे कहते हैं। तो सूक्त उसे कहते हैं जो अच्छी तरह से बोला गया हो या फिर देवी देवताओं को स्तुति में रचे गए हों, उसी को हम लोग सूक्त कहते हैं। तो जो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं उसी को हम लोग सूक्त कहते हैं। इनमें तीन देवी देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि है आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने वाले और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है।
तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। तो हमने यहाँ देखा कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी और आचार्य उस वक्त विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, यानी आमने सामने बैठाकर। और ये जो ऋषि लोग थे बोलते थे और उनके स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी थे वो लोग सुनते थे और इस तरह से याद किया जाता था। और ऋग्वेद की भाषा प्राक या संस्कृत थी और जो ये प्रार्थनाएं की रचना करने वाली थी इसमें ज़्यादा पुरुष लोग थे, जबकि कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। आपके बॉक्स में कुछ ये देख रहे हैं आप लोग, संस्कृत और अन्य भाषाएं देख रहे हैं। चलिए देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं के साथ एक कैसा संबंध है, उसको थोड़ा देखते हैं। संस्कृत भाषा भारोपिया अर्थात भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया लाइक असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में हम लोग मातृ कहते हैं, उसी को हम लोग हिंदी में माँ बोलते हैं, माँ बोलते हैं और माँ को ही अंग्रेजी में हम लोग मदर बोलते हैं। तो ये तीनों एक जैसा ही दिख रहा है। यही हम लोग देखें कि संस्कृत में मातृ बोल रहे हैं और हिंदी में माँ बोल रहे हैं और अंग्रेजी में मदर बोल रहे हैं, तो तीनों का प्रयोग एक जैसा ही है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं है, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं, यानी जो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं बुक एनसीईआरटी का, जैसे बुक हम लाइक एग्जांपल ले लिए, अभी हम लोग जो एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहे हैं इसको क्या लिखा गया है और ये छापा गया है। लेकिन ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। उच्चारण का मतलब बोला जाता था और श्रवण यानी सुना जाता था, न कि उसे पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो हम लोग यहाँ अभी पढ़ें कि इसका छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो चलिए देखते हैं कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। तो यही दे रहा है कि इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये जो इतिहासकार है ये भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। तो चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं और एक किस प्रकार दिया गया है कि विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं और 2 देवियों के रूप में पूजित दो नदियों जैसे ब्यास और सतलज के बीच यह एक संवाद है और ऐसे ही सूक्त का एक अंश है। तो जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, तो उसी का एक रूप दिया गया है आगे। तो चलिए उसी को पढ़ते हैं। उसमें कौन कौन है? तो 2 देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां हैं। और कौन नदियां हैं? तो एक है ब्यास और दूसरा है सतलज।
और एक ऋषि है इनमें, विश्वामित्र नामक एक ऋषि है। इन्हीं लोगों के बीच में कुछ वार्तालाप दिया गया है, तो चलिए थोड़ा उनको देखते हैं हम लोग। जो अभी यहाँ देख रहे हैं, ये ऋग्वेद का एक पांडुलिपि का एक पाना है। अच्छा, पांडुलिपि से आप लोग को याद आया, पांडुलिपि किसे कहते हैं? यदि आप इसके पहले वाले क्लास को अटेंड किए होंगे तो आपको यह मालूम होगा कि पांडुलिपि किसे कहा जाता था। विश्वामित्र और नदिया, तो देवियों के रूप में पूजित यहाँ पर दो नदियों और एक विश्वामित्र के बीच में कुछ वार्तालाप दिया गया है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ये देख रहे हैं, विश्वामित्र विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गाय की तरह दो फुर्तीले घोड़े की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से सपूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो जो ये अभी वार्तालाप दिया गया है, विश्वामित्र जी बोले हैं। अब नदिया 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 के रूप में, जो देवियों के रूप में जो दो नदियां हैं, अब वो बोल रही हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हम रुका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो अब विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, हे बहनों, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों की सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों को ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। अब नदिया बोल रहे हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। तो यही अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ वार्तालाप दिया गया था। तो यही इतिहासकार यहाँ बतलाते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ यह नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों की बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि जो रथ है, तो उसमें हम लोगों ने रथ के बारे में जानते हैं कि रथ के आगे एक घोड़ा लगा रहता है, जिससे वह रथ को खींचता है। तो यहाँ घोड़ा का तुलना किया गया है और गाय का। और उस वक्त घोड़ा गाय ये सब काफी इन सबको माना जाता था। ये टाइटल आप लोग देख रहे हैं, सब टाइटल्स, मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ, ये सब टाइटल आपको याद रखना है। ये यदि आप इसको याद रखेंगे तो ये जो पैराग्राफ है वो याद रहता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाइयों में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारगाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाले फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो यही आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। और घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। और लड़ाइयाँ कई कारण से होता था, जैसे जमीन के लिए हो गया, जमीन जीतने के लिए किसी का। उसके बाद में कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत के लिए भी होता था, जबकि कुछ लड़ाइयाँ लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। और एक किस वक्त का बात यहाँ पर कहा जा रहा है? ऋग्वैदिक काल का बात कहा जा रहा है। उस वक्त का बात बताया जा रहा है कि युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था।
कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। तो उस समय यह काफी सुसज्जित ढंग से किया जाता था, जिसमें घी, अनाज और काफी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होता था। आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि अस्थायी सेना है और उस सेना को हम लोग मंथली पेमेंट करते हैं, यानी महीना पर रखते हैं, उसको पेमेंट करते हैं, तो उसके बदले में वे यहाँ पर रहकर काम करता है। लेकिन उस वक्त कोई अस्थायी सेना नहीं था, उसको नहीं कोई मतलब महीना पर रखा जाता था। ऐसा उस समय कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन लोग सभाएं में मिलते जुलते थे और युद्ध शांति के विषय में सलाह मशाविर करते थे। वे ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो ये बात तो आज भी एग्जाम्पल सटीक बैठता है कि आज भी लोग कोई ऐसे आदमी को मेन या मैनेज करने के लिए बनाता है जो बहादुर हो और कुशल हो, जिनके पास ज्ञान हो और बुद्धि हो। वैसा ही आदमी को लोग कोई भी चीज को मैनेज करने के लिए आगे रखता है। अभी आप लोग यहाँ देख रहे हैं लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द। लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द। तो चलिए देखते हैं कि लोगों को विशेषता बताने वाले आखिर कौन कौन से शब्द हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। तो यही आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता जा रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। तो चलिए दो समूह को देखते हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। तो उनमें से एक है पुरोहित। पुरोहित जिन्हें कभी हम ब्राह्मण कहा जाता था, कभी कभी उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, यानी ब्राह्मण को ही पुरोहित कहते हैं। और ये तरह तरह के इनका काम क्या है, पुरोहित का काम क्या है, तो ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। और दूसरा लोग क्या है, कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसे दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। तो एक तो हो गया पुरोहित यानी ब्राह्मण, और दूसरा लोग क्या है, तो दूसरा लोग राजा है। और राजा का काम क्या है, राजा का काम क्या है, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते हैं, ना इनके पास सेना थी और ना ही एक कर वसूलते थे। पराया राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो यही आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि जो अभी ऋग्वैदिक काल में जो राजा थे वे काफी मतलब सिंपल राजा थे। उनके पास नहीं तो सेना मतलब हमेशा रहता था, और नहीं राजधानियों और महलों में राजा रहते थे, और ना ही इनके पास ज्यादा सेना थी, और ना ही ये कर वसूलते थे, यानी ये सिंपल राजा थे। और राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो ये दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने दो समुदाय के बारे में पढ़ा जिनको काम के आधार पर बतलाया गया है। एक को हम लोग पुरोहित के बारे में पढ़ा और दूसरा राजा के बारे में पढ़ा। अब पूरे जनता के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि जनता के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी में व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में और विस्तार से पढ़ोगी। तो पूरे जनता या पूरा समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था
20, जिससे वैश्य शब्द निकला है। तो ये हम लोगों ने देखा। ऋग्वेद में 20 और जनों का नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या 20 भारत जन या 20 यदुजन जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। यानी जो लोग ये प्रार्थनाएं की रचना की वे लोग खुद को कभी कभी आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। यानी जो अपोजिट वाला पार्टी था उनको वे लोग दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। और बाद के समय में दास और दास का स्त्रीलिंग शब्द दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दासी वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें मालिक के जायदाद माना जाता था, और जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें ये सब करना पड़ता था। तो सबसे पहले तो हमने यह पढ़ा कि जो ये प्रार्थनाएं की रचना जो लोगों ने किया वे खुद को आर्य मानते थे और वे अपने विरोधियों के दास या दस्यु कहते थे। लेकिन इस दास या दस्यु का प्रयोग बाद में दूसरे तरीके से होने लगा। बाद के समय में यह होने लगा कि दास शब्द का अर्थ हो गया गुलाम, और जो दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उनके मालिक जो काम वे करने को कहते थे उन्हें वे करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। चलो देखते हैं क्या हो रहा था। ये आप लोग देख रहे हैं खामोश प्रहरी। एक खामोश प्रहरी क्या है? तो कहानी महापसानों की। अच्छा, महापसानों से याद आया कि हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर यानी चैप्टर 2 में हम लोगों ने महापसानों के बारे में पढ़ा था। महा यानी बड़ा, पसान यानी पत्थर। तो आज भी हम लोग इसी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चित्र को आपको दिखला दे रहे हैं, देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देख रहे हैं चित्र आप लोग, ये ताबूत है, इसमें लोग को दफनाया जाता था। और एक चित्र देख रहे हैं आप लोग, इसको बोला जाता है मेन होल। और ये बड़े बड़े पत्थर आरी आरी से लगाए गए हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, देख रहे हैं, चारों ओर से पत्थर लगाए गए हैं और यहाँ पर मनुष्य को दफनाया जाता है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा ऊपर पढ़ते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी महापसानों की। ये शिलाखंड महापसान, और महापसान का बारे में थोड़ा यहाँ पर डिटेल दिया गया है कोष्टक में। महा यानी बड़ा, पसान का अर्थ यानी पत्थर, नामों से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़ी करीने से लगाए गए थे। महापसान कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। तो जो ये महापसान कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? 3000 साल पहले शुरू हुई। और इसको ईसवी पूर्व में कितने बोल सकते हैं? 1000 ईसवी पूर्व बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि 2000 साल को हम लोग आरंभिक बिंदु मानकर इस बुक में चल रहे हैं। ठीक है, यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो यह प्रथा कहाँ कहाँ प्रचलित थी? दक्कन प्रचलित थी, दक्षिण भारत में प्रचलित थी, उत्तर पूर्व भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापसान पूरा स्तर मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापसान जमीन के ऊपर ही दिखाए गए हैं, दिख जाते हैं। कुछ महापसान जमीन के भीतर भी दिख जाते हैं। तो यही महापसान का पत्थर का बारे में देख रहा है कि कुछ पत्थर यानी बड़ा पत्थर जमीन के ऊपर दिख जाते हैं, कुछ जमीन के अंदर दिख जाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ खास समानताएं हैं। समानता यह है कि मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों
यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये इन सब कब्र है, इन सब में समानता क्या है? तो समानता यह है कि मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, और जिन्हें काल लाल मिट्टी के बर्तन कहते थे, और इसी को इंग्लिश में ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल। तो जो जहाँ दफनाए जाते हैं वहाँ क्या क्या चीज मिला है? तो इनके साथ लोहे के औजार मिला है, हथियार मिला है और घोड़े के कंकाल मिला है। पत्थर और सोने के गहने, ये देख रहे हैं आप लोग, ये लोहे का है। ये घोड़े के लिए सामान है, ये देख रहे हैं। और ये है कटार नीचे। तो ये अब सब टाइटल आप लोग देख रहे हैं। लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता कैसे चलता है? लोगों के सामाजिक असमानता के बारे में पता करना है। तो एक बात आप लोग यहाँ बतलाइए, अभी लोगों के असमानता के बारे में कैसे पता चलता है? जरा सोचिएगा आप लोग कि लोगों की असमानता के बारे में अभी प्रेजेंट के बारे में हम लोग बतला रहे हैं कि कैसे पता चलता है। जरा सोचिएगा। चलिए फिलहाल इसको पढ़ते हैं। और उस समय लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में कैसे पता चला, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लोगों को उस समय ऋग्वैदिक काल के समय सामाजिक असमानता के बारे में कैसे पता चलता है। तो पुरातात्विद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक ही कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज्यादा चीजें मिलती है। मानचित्र 2 में ब्राह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी थे। तो यही पता चलता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर वो यहाँ पर आदमी को दफनाया गया है और एक यहाँ आदमी को दफनाया गया है, ठीक है। और इसमें इसमें सोने चांदी और उसके बाद में खाने के लिए कुछ वस्तु है और भी कई गहने गुड़िया है। और इसके तुलना में यहाँ पर कम है, यहाँ कुछ खास मिट्टी के बर्तन हैं और बस इतना ही है। तो आपको इन दोनों में सामाजिक असमानता कैसे पता चलता है, जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए। तो इससे यही निकलता है कि इसमें बहुता सामान है और काफ़ी महंगे सामान है। इसमें सोना चांदी है और भी महंगे सामान है, इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं। तो इससे यही पता चलता है कि ये आदमी काफ़ी धनिक होगा, तभी तो इतना सामान इसमें रखा है, इसके साथ दफनाया गया है। और ये आदमी धनिक नहीं है उतना। तो इससे इस तरह हमारे सामाजिक असमानता के बारे में पता चलता था। जब हम लोग कब्रों की खुदाई करते तो पता चलता था कि एक कब्र में अधिक सामान निकला जबकि दूसरे कब्र में कम मिला। तो इससे हम लोग को पता चलता था कि उस समय भी लोगों में असमानता था। और यहाँ पता चलता था कि उस समय भी कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए होती है? क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए होती थी उस समय? क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए होती थी? चलिए पढ़ते हैं क्या होती है या नहीं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान
चिन्ह का काम करता था, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने और दोबारा आ सकते थे। तो यही आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि कि क्या कुछ कब्रें खास परिवार के लिए होती थी। तो हाँ जी, क्या हाँ, कुछ कब्रें खास परिवार के लिए होती थी, जहां एक ही परिवार को एक ही कब्र में समय के अनुसार दफनाया जाता था। तो खास कब्रें होती थी। ईमान गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, चलिए हम लोग देखते हैं। मानचित्र 2 में आप ईमान गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वयस्क लोगों को पराया गड्ढे में सीधे लटका कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। और एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था और बस्ती के बीच में बसा हुआ घर था। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे? तो ईमान गांव में रहते थे। और वहाँ दफनाने की प्रथा यह थी कि लोगों को उल्टा लटका दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। और दफनाए गए जहाँ दफनाया था उनके लिए खाने के लिए वहाँ कुछ रख दिया जाता था। तो वह लोग उस समय लोग यह मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। उन लोगों का यह मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और जो मृतक है वो शायद इसका उपयोग करेंगे। तो ये मानते थे वे लोग, और इसीलिए वे लोग मृतक के साथ कुछ चीज़ों को उसके साथ दफना देते थे। यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम था और शव के पैर मुड़े थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? कंकाल के अध्ययन हमें क्या बतलाते हैं? जब हम कंकाल के अध्ययन करते हैं, तो जब हम खुदाई करते हैं और उनमें से जब कंकाल निकलता है और उसको अध्ययन करते हैं, तो वो हमें क्या बतलाता है? चलिए इसी के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। जी हाँ, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। यानी बच्चा का है, यानी एक वयस्क आदमी का है या ये बच्चा का है, तो आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो आप पहचान सकते हैं कि मतलब एक बच्चा के और एक वयस्क आदमी में, वो दोनों में आप पहचान सकते हैं, क्योंकि वो जो बच्चा होगा उसका कंकाल छोटा दिखेगा और बड़ा आदमी होगा उसका कंकाल बड़ा होगा, तो इसमें आपको डिफरेंस मालूम होगा। लेकिन एक बच्चे और एक बच्ची के कंकाल में कोई बड़ा फर्क नहीं होगा। तो उस समय उस वक्त सिचुएशन क्रिएट होता है कि कैसे पहचानें। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किस पुरुष का था या स्त्री का है? हम आपका पता लगा सकते हैं। मान के चलिए यहाँ 18 वर्ष का लड़का है, ठीक है। अच्छा, मेरा अभी वेब कैम के साथ साथ जो हमारा वीडियो रिकॉर्ड करता है, उसी के साथ साथ मेरा जो आईपैड है जिससे स्क्रीन पर लिखा जाता है, वो भी मेरा उसमें कुछ टेक्निकल इशूज आ गया है, तो उसको मैं ठीक कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे ही ठीक हो जाएगा हम पहले जैसे सिस्टम के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए आपको यहाँ झेलना ही पड़ेगा। तो क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किस पुरुष या स्त्री का था? हाँ, हम यहाँ बतला रहे हैं कि यहाँ पर 18 साल का मान के चलिए लड़का है, ठीक है। 18 साल का लड़का है और यहाँ पर भी 18 साल का लड़की है, ठीक है। और दोनों का कंकाल निकलता है, तो क्या आप इसमें बेसिक अधिक डिफरेंस बतला सकते हैं कि यह लड़का का है या लड़की का है? नहीं, उतना डिफरेंस मालूम नहीं होगा। लेकिन एक
छोटे बच्चे का और एक बड़े आदमी में आप जल्दी ही डिफरेंस बता सकते हैं, क्योंकि उसमें कंकाल में फर्क आएगा। एक छोटे का बच्चे का कंकाल छोटा होगा और एक बड़े बच्चे का कंकाल बड़ा होगा, लेकिन सेम ही उम्र वाले लड़के और लड़कियों में आप यहाँ डिफरेंस उतना मालूम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए उसका एक विधि है मालूम करने का, वो कौन सा विधि है। तो कभी कभी लोगों को कंकाल के साथ साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाया जाता था। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। और कि यह क्यों माना जाता था, क्योंकि हम यह मान लेते थे कि महिला ही गहने पहनते हैं, इसीलिए हम मान लेते थे कि ये महिला का कंकाल है। लेकिन यह है कि यह समझ के साथ एक समस्या होती थी। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, और पुरुष आज भी अधिकतर पुरुष को देखते हैं हम लोग आभूषण पहनते ही हैं। तो उस समय सिचुएशन की समस्या क्रिएट होता था। लेकिन यहाँ पर अब एक विधि बतलाया गया है जिससे आसानी से पहचाना जा सकता था कि ये महिला का कंकाल है या पुरुष का। चलिए उसको देखते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी स्त्रियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनकी कटी प्रवेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। तो जो ये अभी हम लोग विधि बतलाया है कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी। अच्छा, जो एक अभी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा चरक संहिता नाम की किताब, तो सीधे सीधे पूछता है कि चरक संहिता किसकी पुस्तक है। तो आपको यहाँ याद होना चाहिए कि चरक नाम के एक प्रसिद्ध हुए और उन्होंने ही चिकित्सा क्षेत्र में चरक संहिता नामक एक किताब लिखी। तो ये आपको याद होना ही चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में, कौन कहते हैं तो चरक कहते हैं, मनुष्य के शरीर में 360 हस्त्रियाँ होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। जो यहाँ पर 360 हड्डियाँ इन्होंने बतलाए तो चरक ने बतलाया कि 360 हड्डियाँ होती है। लेकिन जो अभी हमारा आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक जो है बायोलॉजी हमको बतलाता है कि 206 हड्डियाँ होती है। तो उससे तो वे काफ़ी ज़्यादा बतला दी है चरक जी। तो संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यहाँ बतलाए होंगे। दोस्तों संभवतः है कि जो चरक थे वे दांत की हड्डियों को जोड़ लिए होंगे, तो इस तरह वे 360 जोड़कर बतलाए होंगे। ईमान गांव के लोगों के काम धंधे। ईमान गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। ईमान गांव में क्या मिला है तो गेहूं, जौ, दाल, चावल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवर के हड्डियां भी मिले हैं। कई हड्डियों पर काटने का निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते भी होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गाधा, सुअर, सांभर, चितकाबरा, हिरन, कृष्णा मृग, खरहा, नेवला आदि ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। तो आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो जो स्टूडेंट इसके पहले वाले चैप्टर लाइक 3 चैप्टर, 2 चैप्टर या और 1 चैप्टर को यदि आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार हमारे चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पे विजिट कीजिए और वहाँ आपको प्ले लिस्ट के माध्यम से सिस्टेमिकली ढंग से आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जाइएगा प्ले लिस्ट में आप और वहाँ पर जाकर आप NCERT चूज कीजिएगा और उसमें ये मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कर